चलिए, आज समय में बहुत पीछे चलते हैं, एक ऐसी यात्रा पर जो लाखों साल लंबी है। हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने सिर्फ पत्थर के औजारों से उस दुनिया की नींव रखी जिसमें हम आज जी रहे हैं। तो ऐसे एक बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, जब लिखने पढ़ने का कोई जरिया ही नहीं था, तब इंसानी जिंदगी कैसी दिखती होगी? यही सवाल हमारी आज की पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो इसी दौर को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसका मतलब सीधा सा है, लिखित इतिहास से पहले का समय। लेकिन हाँ, इसे कोई पिछड़ा हुआ दौर समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। असल में ये तो इंसानी खोज और नए नए आविष्कारों का एक अविश्वसनीय रूप से लंबा दौर था। तो सवाल ये उठता है कि अगर कुछ लिखा ही नहीं गया, तो हमें ये सब पता कैसे चला? इसका जवाब है पुरातत्व। जब शब्द खामोश हो जाते हैं, तब चीजें अपनी कहानी सुनाती हैं। जमीन में दबे औजार, हड्डियां और कलाकृतियां। तो चलिए उस दुनिया में कदम रखते हैं जिसे हम सिर्फ सबूतों के जरिए समझ सकते हैं। ये किसी जासूसी से कम नहीं है, जहां हर पत्थर का टुकड़ा एक बहुत अहम सुराग है। हमारी कहानी शुरू होती है पाषाण युग से। ये इंसानी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा है। यहीं पर पहली बार इंसानों ने मुश्किलों को हल करने की अपनी जबरदस्त काबिलियत दिखानी शुरू की थी। अब जरा इस टाइमलाइन के स्केल को देखिए। ये हैरान करने वाला है ना? पूरा पाषाण काल कितना कितना ज्यादा लंबा है। इंसानी कहानी का लगभग 99% हिस्सा तो सिर्फ इसी एक दौर में बीता है। बाकी सब तो जैसे कल की बात हो। कल्पना कीजिए, उस समय की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ जिंदा रहना था। ये हिमयुग का दौर था। कड़ाके की ठंड, बड़े बड़े विशालकाय जानवर और गिने चुने संसाधन। हर एक दिन एक संघर्ष था। तो इस संघर्ष में पहला बड़ा समाधान क्या था? ये हाथ की कुल्हाड़ी। ये सिर्फ एक नुकीला पत्थर नहीं था। ये तो इंसान का पहला स्विस आर्मी नाइफ था। और कमाल की बात यह है कि ये औजार 10 लाख साल से भी ज्यादा समय तक इस्तेमाल होता रहा। इतिहास का सबसे लंबे समय तक चलने वाला आविष्कार। और इसे बनाया कैसे जाता था? नैपिंग की कला से। यह सिर्फ दो पत्थरों को आपस में टकराना नहीं था। नहीं, ये एक बेहद कुशल काम था, जिसमें सही एंगल और सही ताकत से चोट करके पत्थर से पतली धारदार परतें निकाली जाती थीं। इसमें फिजिक्स, ज्योमेट्री और दूरदर्शिता की गहरी समझ लगती थी। लेकिन फिर दुनिया बदल गई। हिमयुग खत्म होने लगा, बर्फ पिघली और बड़े जानवर गायब हो गए। अब एक नई चुनौती थी, मछली और छोटे तेज जानवरों का शिकार करना। इसके लिए हाथ की कुल्हाड़ी काफी नहीं थी। जरूरत थी ज्यादा सटीक औजारों की, जैसे कि ये कांटेदार हार्पून। और यहीं से एक असली गेम चेंजर सामने आया, माइक्रोलिथ। ये पत्थर के छोटे ब्लेड जैसे टुकड़े थे। अब सोचिए, ये अपने आप में शायद कुछ खास नहीं थे, लेकिन जब इन्हें लकड़ी या हड्डी से जोड़ा गया तो इनसे घातक तीर, भाले और चाकू बन गए। ये कॉम्पोजिट टूल्स की शुरुआत थी, जिसने शिकार को कहीं ज्यादा कुशल और सुरक्षित बना दिया। अगला कदम सुनने में तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन ये एक क्रांतिकारी सोच थी, हत्ता लगाना। जरा सोचिए, एक पत्थर के औजार में लकड़ी का हैंडल जोड़ने से क्या हुआ होगा? अरे, इससे ताकत कई गुना बढ़ गई। अब जंगल साफ करना, लकड़ी काटना और घर बनाना सब कुछ मुमकिन हो गया था। इन्हीं बेहतर औजारों ने मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति को जन्म दिया, नवपाषाण क्रांति। खेती की शुरुआत ने सब कुछ बदल दिया। पहली बार इंसान खाने के लिए सिर्फ शिकार पर निर्भर नहीं था। लोग एक जगह बसने लगे, गांव बने, आबादी बढ़ी और समाज और भी ज्यादा जटिल होने लगा। यहीं से हमारी आज की दुनिया की कहानी सही मायनों में शुरू होती है। तो पत्थर पर महारत हासिल करने के बाद इंसानियत ने अगली बड़ी छलांग लगाई। ये था धातु का युग। और इसने तरक्की की रफ्तार को हमेशा के लिए बदल दिया। तो पत्थर से धातु का ये बदलाव इतना बड़ा क्यों था? वजह बहुत सीधी थी। देखिए, पत्थर के औजार टूट जाते थे और उनकी मरम्मत नहीं हो सकती थी। लेकिन धातु के औजार टिकाऊ थे और सबसे जरूरी बात, उन्हें पिघलाकर दोबारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता था। ये एक तरह की रिसाइक्लिंग क्रांति थी। यहां सबसे जरूरी बात यह थी कि इंसान ने पत्थर की सीमाओं को पहचाना और उन्हें पार करने का एक रास्ता खोज निकाला। यहीं से जन्म हुआ धातु विज्ञान का। तांबे और टिन जैसी धातुओं को मिलाकर कांस्य बनाने की वो अविश्वसनीय कला। कांस्य ने सिर्फ बेहतर औजार ही नहीं दिए, इसने समाज का पूरा ढांचा ही बदल डाला। धातु पर कंट्रोल
कुछ ही लोगों के हाथ में था, जिससे राजा, पुजारी और योद्धाओं का एक नया वर्ग उभरा। पहले शहर बसे, बड़े बड़े राज्य बने, व्यापार के लिए पहिए का आविष्कार हुआ और हिसाब किताब रखने के लिए लिखने की शुरुआत हुई। कांस्य युग ने दुनिया तो बदली, लेकिन एक कहानी का अंत नहीं था। एक और धातु आने वाली थी जो शक्ति को कुछ हाथों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाने वाली थी। देखिए, कांस्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। इसे बनाने के लिए तांबा और टिन चाहिए थे, जो हर जगह नहीं मिलते थे। इसका मतलब यह था कि कांस्य महंगा था, एक लग्जरी आइटम जिस पर सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों का हक था। और इसका समाधान था लोहा। लोहा धरती पर लगभग हर जगह मौजूद है, लेकिन उसे पिघलाने के लिए कांस्य से ज्यादा तापमान की जरूरत होती थी। इसीलिए इसे खोजने में इतना समय लगा। पर एक बार जब इंसानों ने ये सीख लिया तो सब कुछ बदल गया। ये कांस्य से ज्यादा मजबूत और सस्ता था। इसने असल में टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण कर दिया। लोहे का असर बहुत गहरा हुआ। मजबूत औजारों से खेती में क्रांति आ गई, जिससे बड़ी आबादी का पेट भरना मुमकिन हो गया। बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य बने। भारत में इसी दौर में महाजनपदों का उदय हुआ और जैन और बौद्ध धर्म जैसे नए विचारों का तेजी से फैलाव हुआ। तो लाखों साल की इस लंबी यात्रा को देखने के बाद हम अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? ये सिर्फ पुराने पत्थरों और धातुओं की कहानी नहीं है। ये जो सार है, ये पूरी कहानी को बड़ी खूबसूरती से बयां करता है। ये किसी भी मुश्किल को देखने, उसका हल ढूंढने और फिर उस हल को और बेहतर बनाने की इंसानी जिद और जज्बे की कहानी है। प्रागैतिहासिक काल में जो खोज की आग शुरू हुई थी, वो आज भी हमारे अंदर जल रही है। तो सवाल ये है कि हमारे समय की बड़ी चुनौतियां क्या हैं और उन्हें हल करने के लिए हम कौन से नए औजार गढ़ेंगे? इस पर सोचने के लिए धन्यवाद।